किसी महापुरुष ने कहा था कि इंतजार का फल मीठा होता है। अभी काफी टाइम तक इंतजार करने के बाद में मार्केट में दो मेन बोर्ड आईपीओ आ चुके हैं, लेकिन इसमें से एक आईपीओ के अंदर ना आपको फल जो मिलेगा वो मीठा मिलेगा। क्योंकि अभी के टाइम पर आप एक चीज देखोगे कि मार्केट के अंदर तो गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन एक्चुअल में इस आईपीओ का जीएमपी है ना अभी के टाइम पर सस्टेन कर रहा है। तो इस आईपीओ की पूरी इंफॉर्मेशन अपन समझेंगे। कंपनी का नाम है जीएमआर ग्रीन टेक्नोलॉजीज। तो पूरा रिव्यू ओपन करने वाले हैं, वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देख लेना। बाकी अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक के बटन को दबा दो। सीधा अपन वीडियो में चलते हैं। देखो, कंपनी का बिजनेस समझे, फाइनेंशियल समझे, वैल्यूएशन समझे, जीएमपी समझे, इससे पहले हम समझते हैं इस आईपीओ की टाइमलाइन। देखो, ये जो आईपीओ है ना जीएमआर ग्रीन टेक्नोलॉजीज का, ये मार्केट के अंदर ओपन होने वाला है 3 जून को, जहां पर अपन 5 जून तक अप्लाई कर सकते हैं। और इसका अलॉटमेंट का बेसिस क्लियर होगा 8 तारीख को। 10 तारीख को ये जो कंपनी है मार्केट के अंदर लिस्ट होगी, मतलब 10 तारीख को हम सीएमआर ग्रीन टेक्नोलॉजीज के शेयर्स जो है मार्केट के अंदर ट्रेड कर सकते हैं। देखो, यहां पर एक कमाल की बात है, हम जब भी आईपीओ के अंदर अप्लाई करते हैं 5 तारीख को ही करते हैं। 5 तारीख को से मेरा मतलब ये है कि आप आईपीओ के लास्ट दिन ही अप्लाई करते हो, जिससे कि आपके अमाउंट होने के जो ब्लॉक रहने के चांसेस है ना, मतलब जो दिन है वो कम हो जाते हैं। मतलब आप एक चीज समझो, 8 तारीख को अलॉटमेंट का बेसिस क्लियर होगा, 9 तारीख को आपका पैसा अनब्लॉक होगा, तो 5 तारीख से 9 तारीख तक आपका पैसा ब्लॉक रहेगा। देखो, ये तो आईपीओ है सीएमआर ग्रीन टेक्नोलॉजीज का, लेकिन हेक्सागन न्यूट्रिशन का भी आईपीओ मार्केट में ओपन हो रहा है, और वो ओपन हो रहा है 5 तारीख को, और 9 तारीख तक वो ओपन रहेगा। मतलब 9 तारीख को लोगों का पैसा निकलेगा, हेक्सागन न्यूट्रिशन के आईपीओ में जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आईपीओ को सेट किया गया है। तो ऐसा ही होता है, मतलब आईपीओ मार्केट के अंदर यही होता है, आईपीओ का जो पैसा है वो एक आईपीओ से दूसरे आईपीओ के अंदर घूमता है। तो हेक्सागन टेक्नोलॉजीज के आईपीओ का भी अपन रिव्यू करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अभी हम आते हैं सीएमआर टेक्नोलॉजीज के आईपीओ के ऊपर, जहां पर हम आईपीओ की पूरी डिटेल समझ लेते हैं। बाकी सीएमआर ग्रीन टेक्नोलॉजीज के आईपीओ के टाइमलाइन को तो हमने समझ लिया, अभी अपन इसके इशू को भी समझते हैं। देखो, कंपनी ने आईपीओ का इशू साइज रखा है 630 करोड़ रुपए का। यहां पर बुरी बात यह है ना कि जो 630 करोड़ रुपए, ये यहां पर कोई फ्रेश इशू नहीं है। मतलब यहां से एक रुपया भी कंपनी के पास में नहीं जाएगा। ये जो पूरा पैसा जो इशू है आईपीओ का, ये पूरा ऑफर फॉर सेल है। ऑफर फॉर सेल मतलब एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स जो कंपनी के प्रमोटर्स है, वो इस आईपीओ के अंदर अपना स्टेक सेल करके जाएंगे, पैसा घर पे लेकर के जाएंगे। अभी प्री आईपीओ इसकी प्रमोटर होल्डिंग है, मतलब ये जो कंपनी है सीएमआर ग्रीन टेक, इसकी जो प्रमोटर होल्डिंग थी प्री आईपीओ के अंदर, वो थी लगभग 87% की, जो कि पोस्ट आईपीओ रह जाएंगे 84% की। तो यहां पर हमको उतनी बड़ी गिरावट भी प्रमोटर होल्डिंग के अंदर देखने को नहीं मिल रही, तो ये एक हमको पॉजिटिव सिग्नल देखने को मिल रहा है। बाकी कंपनी ने आईपीओ के लिए प्राइस बैंड रखा है 182 टू 192 रुपीज पर शेयर का। अभी एक्चुअल में जीएमपी कितना चल रहा है, 192 रुपीज के भाव पर कंपनी का वैल्यूएशन कैसा है, फाइनेंशियल कैसा है, सारी चीजें अपन समझेंगे। देखो, जो रिटेल इन्वेस्टर्स आईपीओ के अंदर अप्लाई करते हैं वो 15,000 की एप्लीकेशन लगाते हैं, और रिटेल कैटेगरी के अंदर ही अप्लाई करते हैं ज्यादातर लोग। तो यहां पर उनका एक कंसर्न रहता है कि कितने लोगों को इसमें अलॉटमेंट मिलेगा। तो जो स्टैंडर्ड आईपीओ का कोटा होता है 50% केवाईबीज के लिए, 15% एचएनआईज के लिए और 35% का रिटेल के लिए, वो सेम ही चीज इस आईपीओ के अंदर फॉलो हो रही है, जहां पर रिटेल के लिए 35% का कोटा रखा गया। और जहां पर हम रिटेल रिजर्व एप्लीकेशन की बात करें, मतलब कितने लोगों को एक्चुअल में कितने एप्लीकेशन को इस आईपीओ के अंदर रिटेल कैटेगरी से अलॉटमेंट मिलने वाला है, उसकी बात करें, वो नंबर यहां पर निकल के आ रहा है लगभग 146,796, मतलब लगभग 1.5 लाख एप्लीकेशंस को इस आईपीओ के अंदर अलॉटमेंट मिलने वाला है रिटेल कैटेगरी से, जो कि एक अपने आप में बढ़िया बात है। अभी हम आते हैं कंपनी के बिजनेस के ऊपर। जब भी अपन कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करते हैं तो हम उनके ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर आते हैं, जिससे हमें क्लियरली ये पता चलता है कि एक्चुअल में ये खुद को किस तरीके से प्रेजेंट करते हैं। तो अभी अपन समझते हैं एक्चुअल में कंपनी का धंधा क्या है, और कंपनी का धंधा समझने के लिए अपन आते हैं उस कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर, जहां पर हमको क्लियरली पता चलता है कि कंपनी हमारे सामने खुद को कैसे प्रेजेंट करती है। जहां पर सबसे पहले आप जैसे इस वेबसाइट को खोलोगे ना, यहाँ पर ये क्लियरली लिख रखा है कि इंडियाज लार्जेस्ट स्क्रैप मेटल रिसाइकलिंग बिजनेस। तो इनका स्क्रैप मेटल को रिसाइकल करने का बिजनेस है, जहां पर ये इनकॉर्पोरेट हुए थे 2006 के अंदर। और ये नॉन फेरस मेटल जो होते हैं, जिनके अंदर आयरन प्रेजेंट नहीं होता, जिन कंपाउंड्स के अंदर, उसको ये रिसाइकल करते हैं। जहां पर इनका मेजर बिजनेस आता है एल्यूमिनियम स्क्रैप से। एल्यूमिनियम स्क्रैप को ये पहले लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, उसको अलॉयज में कन्वर्ट करते हैं, और इंडस्ट्रियल ग्रेड अलॉयज उससे वो बनाते हैं। ठीक है, अभी ये एक्चुअल में प्रोडक्ट कौन से बनाते हैं स्क्रैप को कन्वर्ट करके, वो यहाँ पर प्रोडक्ट वाले सेक्शन में हमको दिख रहा है। एल्यूमिनियम अलॉय बनाते हैं, जिनको इनगॉट्स बोलते हैं। ये
ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को सप्लाई करते हैं जहां पर इनका मार्केट शेयर 30 to 35% का है। साथ में नॉन ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज को भी ये इस चीज को सप्लाई करते हैं। आगे अपन बढ़ते हैं जिंक अलॉय, जिंक डाई कास्टिंग अलॉय ये बनाते हैं जहां पर ये सबसे बड़े प्लेयर है। साथ में एल्यूमिनियम अलॉय भी ये सप्लाई करते हैं लिक्विड फॉर्म के अंदर, जहां पर स्क्रैप को ये लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं जिसको सेकेंडरी एल्यूमिनियम बोलते हैं, और इसके अंदर इनका जो मार्केट शेयर है ना वो 70% का है। साथ में बायलेट पाइप भी बनाते हैं, इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर वो जाता है, और कुल मिलाकर ये स्क्रैप को कन्वर्ट करते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के अंदर, ये बाकी कंपनीज को सेल करते हैं, जिसके अंदर मार्जिन तो उतना बड़ा नहीं होता, पर कंपनी का जो बिजनेस है वो रिलेवेंट है, और ये ग्रीन वाला काम कर, रिसाइकलिंग का काम, ग्रीन काम होता है, इसलिए अपने नाम के अंदर इन्होंने CMR ग्रीन लगा रखा है। एक्चुअल में जो ग्रीन है ना वो रिसाइकलिंग को रिप्रेजेंट करता है। बाकी कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो 2023 से 2025 तक का डेटा हमारे पास में, जहां पर दिसंबर 2025 तक का भी डेटा है, Q3 मतलब 3 क्वार्टर्स का डेटा अपने पास में है। रेवेन्यूज की बात करें तो 5,900 करोड़ का रेवेन्यू 2023 के अंदर था। 2024 के अंदर उतनी ग्रोथ हमको देखने को नहीं मिली है। 25 के अंदर भले यहाँ पर ग्रोथ है, लगभग 6,700 करोड़ का इनका रेवेन्यू है, और 3 क्वार्टर्स की बात करें तो रिसेंट ईयर में इन्होंने कमाल कर दिया, और जब भी कोई कंपनी कमाल करती है, अच्छी ग्रोथ निकल के आती है, तब वो IPO आती है, लाती है और अपने शेयर्स को OFS करती है। तो आप ये समझो कि भाई रिसेंट ईयर के इनके जो नंबर्स है वो धमाकेदारी हो गए। इसको मैं एनुअलाइज करने की कोशिश करूंगा ना तो ये लगभग 7700 तक जाएंगे साल भर कर जो रेवेन्यू है वो। बाकी पैट के ऊपर अपन आते हैं तो लगभग 100 करोड़ का इन्होंने पैट किया था 2023 के अंदर। 24 के अंदर यहाँ पर 838 करोड़ का डिप देखने को मिल रहा है। अब ये डिप क्यों है ना, इसका एक रीजन है। देखो कंपनी ने पास्ट में ना एक्विजिशंस, मर्जर्स करे हुए थे, तो जब भी कोई कंपनी एक्विजिशन या मर्जर करती है तो उनके जो एसेट्स होते हैं ना उनको सेटल करना होता है, तो उसकी वजह से अकाउंटिंग लॉस एक हमको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो उस अकाउंटिंग लॉस के चलते ये हमको लॉस देखने को मिल रहा है। जो अकाउंटिंग लॉस है वन टाइम लॉस होता है, ये हर साल बैलेंस शीट के अंदर नहीं आता, प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर नहीं आता। ठीक है, आगे अपन बढ़ते हैं 2025 में, तो ये वन टाइम था तो ये रिकवर हो गया, 155 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट किया, पैट किया। लेकिन रिसेंट ईयर के अंदर इन्होंने धमाका कर दिया, पैट के अंदर अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है, और एसेट भी कंपनी के ठीक ठाक तरीके से ग्रो करे। ये आप देख सकते हो एसेट यहाँ पर बैलेंस हुए, इसी वजह से यहाँ पर हमको ये एसेट नीचे देखने को मिल रहा है। ठीक है, अभी हम आते हैं कंपनी के कुछ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के ऊपर। तो कंपनी का ROE ना के बराबर है, 0.10 का है, मतलब इन्वेस्टर्स को कंपनी ने प्रॉफिट नहीं बना के दिया है। बाकी कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो 10% का है, स्क्रैप बिजनेस के लिए अच्छा है। एबिटा 5% का करते हैं, 2.5% बचा लेते हैं तो ठीक है। इनके पैट जो परसेंटेज है उसके अंदर हमको रिसेंट ईयर के अंदर ठीक ठाक ग्रोथ देखने को मिली है। वैसे तो ये जो स्क्रैप कंपनीज होती है ना, इनका जो वैल्यूएशन है उतना ज्यादा होता नहीं, क्योंकि इनका प्रॉफिट मार्जिन नहीं होता, लगभग 20 का P रेशियो इनका होता है। अभी इस केस में अपन देखते हैं तो इनका जो 192 रुपीज पर शेयर का प्राइस है, इसके हिसाब से इनका मार्केट क्या आता है 4,500 करोड़ के करीब, जहां पर प्री IPO इनका वैल्यूएशन जाता है वो है लगभग 27 का P है, जो कि जस्टिफाइड नहीं है। पर क्योंकि रिसेंट ईयर के अंदर हमको अच्छे प्रॉफिट देखने को मिल रहे हैं तो इसके हिसाब से लगभग 17 का P देखने को मिल रहा है। तो मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि कंपनी का वैल्यूएशन सस्ता है, नहीं है, मतलब ऑन पॉइंट इन्होंने वैल्यू निकाल रखी है। OFS कर रहे तो भाई सस्ता तो लाएंगे नहीं, इतना तो क्लियर था। ठीक है, लेकिन अभी के टाइम पर बढ़िया बात यह है कि भले ही हमको यहाँ पर मार्केट के अंदर गिरावट देखने को मिल रही है, पर 20% के करीब इनका GMP सस्टेन है। 192 रुपीज के प्राइस के ऊपर 38 रुपीज का ग्रे मार्केट में प्रीमियम है, 20% का GMP है, तो यहाँ पर GMP सस्टेन कर रहा है, तो चांसेस काफी ज्यादा है कि इस IPO के अंदर अच्छे प्रॉफिट बने। तो इस IPO को कंसिडर तो बिल्कुल करना चाहिए। बाकी एक और IPO मार्केट में ओपन हो रहा है 5 तारीख को, हेक्सागन न्यूट्रिशन का, उसका भी एनालिसिस का वीडियो, उसका भी रिव्यू वीडियो आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी IPO मार्केट को लेकर कोई भी अपडेट आती है तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल के अंदर डाल देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको भी ज्वाइन कर लेना। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन कॉल पे सेट कर लो। बाकी मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।